जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। किसी भी टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले हम उसका परिचय या इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस टॉपिक का परिचय या इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जानते हो कि सभी सजीवों में निरंतर उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ये उपापचय क्रियाएं आपने जूनियर क्लास में पढ़ी थी कि दो प्रकार की होती हैं, एक उपचय और दूसरी अपचय। उपचय का मतलब एनाबॉलिज्म और अपचय का मतलब कैटाबॉलिज्म। आपको वहां प्रेजेंट किया था एना का मतलब बनना और कैटा का मतलब काटना। ऐसी उपापचय क्रियाएं सजीवों में निरंतर चलती रहती हैं। अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हो तो उपापचय क्रिया, उपचय क्रिया जो है या एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जहां पर छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि 6 CO2 के अणु व 12 H2O के अणु आपस में संयुक्त होकर के केवल ग्लूकोज का एक अणु निर्मित करते हैं। अर्थात छोटे छोटे अणु आपस में जुड़े और जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण किया और वो बड़ा अणु है कार्बोहाइड्रेट। और ऐसी उपापचय क्रिया जो है वो उपचय के नाम से जानी जाती है। आपको मैंने सार्थक अर्थ समझाया था एना, और एना का मतलब बनना या जुड़ने से है। और इसका सार्थक अर्थ मैंने आपको बताया था कैटा। कैटा का मतलब काटना और काटने का मतलब है बड़े अणु का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। हम जब किसी चीज को काटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और ऐसी उपापचय क्रिया जो है वो अपचय के नाम से जानी जाती है। और ऐसी उपापचय क्रिया है वो है श्वसन की क्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज का एक बड़ा अणु इस क्रिया के दौरान छोटे छोटे 6 CO2 और 6 H2O अणुओं में विभक्त हो जाता है। और ये दोनों क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं जो सजीवों में निरंतर चलती रहती है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जिसमें हमें पहले उत्सर्जन का अर्थ समझना है, उसके पश्चात तंत्र का अर्थ समझना है। देखिए सामने ये जो उपापचय क्रियाएं होती हैं इनसे मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। मानव ही नहीं सभी जीवों में ये उपापचय क्रियाएं निरंतर होती है और सभी जीवों में इन क्रियाओं के फलस्वरूप N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक अम्ल, आप देख रहे हो कि इनमें नाइट्रोजन उपस्थित है और इसलिए इन्हें बोला है N2 युक्त। और अपशिष्ट पदार्थ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पदार्थ जीव के लिए अनुपयोगी होते हैं, अर्थात जीव का इनमें कोई उपयोग नहीं है, इसके साथ साथ ये जीव के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को जीव को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव के लिए हानिकारक होते हैं। अर्थात इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की यह क्रिया ही उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन के नाम से जानी जाती है। वापस लैंग्वेज सुनिए। सभी सजीवों में निरंतर उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि यह क्रिया दो प्रकार की, उपचय और अपचय। उपचय वह उपापचय क्रिया है या एनाबॉलिज्म वह उपापचय क्रिया है जिसमें छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं। यहां पर जैसे 6 कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे अणु और 12 H2O के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ रहे हैं, ये 18 अणु जुड़ करके केवल ग्लूकोज के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और ऐसी उपापचय क्रियाएं उपचय के नाम से जानी जाती है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कैटाबॉलिज्म या अपचय। इस प्रक्रिया में आपने पढ़ा था कि इन उपापचय क्रियाओं के दौरान बड़ा जो अणु है वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। और ऐसी जो क्रिया है वो सजीव में देखें तो श्वसन है, जहां पर ग्लूकोज का एक बड़ा अणु श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 और H2O के कई अणुओं टूट जाता है। और ऐसी क्रिया अपचय के नाम से जानी जाती है। सजीवों में होने वाली ये जो उपापचय क्रियाएं, इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप सजीवों में कुछ N2 युक्त या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। और इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया,
यूरिया, यूरेकम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अमोनिया का फॉर्मूला NH3, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। बायो में तो केवल आपको नाम याद रखना है। आप जानते हो कि अमोनिया नाइट्रोजन युक्त है, यूरिया नाइट्रोजन युक्त है। इसके साथ साथ इन्हें अपशिष्ट पदार्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पदार्थ जीव के लिए अनुपयोगी होते हैं और अनुपयोगी होने के कारण साथ साथ ये जीव के लिए हानिकारक भी होते हैं। और तब बोला गया है कि इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन के नाम से जानी जाती है। और बात यह आई कि कौन सी उपचय अपचय क्रिया हुई जिसके कारण ये पदार्थ बने। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि जीवों में जो प्रोटीन होती है यदि इसका अपघटन होता है तो इन पदार्थों का निर्माण होता है। अर्थात प्रोटीन की अगर अपचय क्रिया होती है तो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जीवों के अंदर बनते हैं और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं, अतः इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तब आप डेफिनेशन में बोलोगे कि वे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो जीव के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने की यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है या एक्सक्रिएशन के नाम से जानी जाती है। अब आप परिचय में उत्सर्जन का अर्थ तो समझ चुके हो, लेकिन अभी तंत्र की कोई सार्थकता हमारे माइंड में नहीं आई है। उसको समझने के लिए आगे सुनिए। इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जीवों में विशेष अंग पाए जाते हैं और उन अंगों को उत्सर्जी अंग के नाम से जाना जाता है। उन अंगों को उत्सर्जी अंगों के नाम से जाना जाता है। जैसे मानव की बात करें तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सभी जो अंग है मानव के उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये उत्सर्जी अंग जो होते हैं इन नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अब सुनिए, आपने उत्सर्जी अंग लेकिन तंत्र का अर्थ नहीं सुना। ये सभी उत्सर्जी अंग जो हैं आपस में मिलकर के जो निर्मित करते हैं उसको नाम दिया है उत्सर्जन तंत्र। अगर अब आप मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे तो आप जानते हो कि ये अंग जो है वो मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं जो नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। यह है इसका परिचय या इंट्रोडक्शन। आप पुनः रिपीट करें। उत्सर्जन का मतलब जीवों में नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। फिर आप तंत्र को समझे तो उसको समझने के लिए मैंने आप बोला है कि जीवों में नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष उत्सर्जी अंग होते हैं और ये सभी उत्सर्जी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र को नाम दिया है मानव का उत्सर्जन तंत्र। किसी भी जीव का उत्सर्जन तंत्र आप बोल सकते हो। हमें सिलेबस में जो पढ़ना है वो मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है या हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। इसलिए हमने ये जो यहां पर अंग देखे हुए मानव के उत्सर्जन अंग हैं या उत्सर्जी अंग है और ये सभी अंग मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे मानव का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और अब आप पढ़ने जा रहे हो मानव का उत्सर्जन तंत्र। उसमें आप बोलोगे या आप सुन रहे हो कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में उन सभी अंगों का अध्ययन करना है जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं और वो है वृक्क या किडनी। नंबर 2 मूत्रवाहिनी या यूरेटर। नंबर 3 मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। नंबर 4 मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। आप यहां से देखें, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है वृक्क। इसके नीचे आप आए, ये जो आ रही है यहां से ये आपको दिखाई दे रही है ये है मूत्रवाहिनी। ये देखिए त्रिभुजाकार भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मूत्राशय और अंत में जो बाहर ही निकला हुआ हिस्सा है वो है मूत्रमार्ग। और मानव के उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम प्रत्येक अंग को एक एक करके या प्रत्येक अंग का एक एक करके अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वृक्क या किडनी। देखिए सामने आप पढ़ने जा रहे हो उत्सर्जन तंत्र का पहला अंग वृक्क या किडनी। और लैंग्वेज सुनिए, मानव में एक जोड़ी वृक्क, एक बायां वृक्क और एक दायां वृक्क, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क जो है
सेम के बीच की आकृति के होते हैं। ये वृक्क जो है सेम के बीच की आकृति के होते हैं। और आप देखोगे तो सेम का बीज इस आकार का होता है और यही आकार वृक्क या किडनियों का है। वापस सुनिए, मानव में एक जोड़ी सेम के बीच की आकृति के वृक्क पाए जाते हैं, एक दायां वृक्क और दूसरा बायां वृक्क। इनका आकार जो है वो सेम के बीच का है। अगर इनको रंग में देखा जाए तो ये लाल रंग या रेड कलर के होते हैं। ये लाल रंग या रेड कलर के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव में ये कहां स्थित होते हैं। स्थिति या पोजीशन कि मानव में ये जो वृक्क है या एक जोड़ी जो वृक्क है वो कहां स्थित है। तो उससे पहले आपको स्थिति समझने से पहले पुनः जूनियर क्लास में जाना होगा। आपने पढ़ा था, समझने के लिए मैं यहां दर्शा दूं। ये रो, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये डायफ्राम के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है वो वक्ष गुहा के नाम से जाना जाता है और डायफ्राम से जो नीचे वाला भाग है वो उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, ये एब्डोमिनल कैविटी ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा। अभी आप स्थिति तब पढ़ोगे तब इनके बारे में आप जानते हो। मनुष्य में जो बीचों बीच रेखा दिखाई दे रही है ये है डायफ्राम, ये जो आपको मैंने बना के दिखाया है। अगर इससे ऊपर वाला भाग आप देखोगे, यदि इससे ऊपर वाला भाग आप देखोगे वक्ष गुहा, यदि इससे नीचे वाला भाग आप देखोगे तो उसका नाम है उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी। इधर देखो, शरीर का जो पिछला भाग है वो पृष्ठ सतह के नाम से जाना जाता है। अगला जो भाग है वो अधर सतह के नाम से जाना जाता है और ये जो सतह है उसे पार्श्व सतह के नाम से जाना जाता है। और अब सुनिए, वृक्क की स्थिति या पोजीशन की वृक्क मनुष्य में कहां स्थित है। और उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में, इसका मतलब डायफ्राम से नीचे, उदर गुहा में पृष्ठ सतह, पृष्ठ का मतलब पीछे की ओर, कशेरुकी दंड जो है बीच वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है कशेरुकी दंड। इसके दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होते। स्थिति पुनः क्लियर करो कि मनुष्य में कितने वृक्क और कहां स्थित होते हैं। आप पढ़ चुके हो, एक जोड़ी वृक्क आकार आप पढ़ चुके हो, सेम के बीच की आकृति के होते हैं, कलर आप जान चुके हो, लाल कलर के होते हैं। और अब आप पढ़ने जा रहे हो वो है कि वृक्क मनुष्य में कहां स्थित है। उसके लिए मैंने आपको फिर रिपीट करूं, पीछे वाला हिस्सा पृष्ठ सतह, अगला वाला हिस्सा अधर सतह और ये है पार्श्व सतह। और तब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में, इसका मतलब डायफ्राम से नीचे, उदर गुहा में पृष्ठ सतह, इसका मतलब पीछे की ओर, कशेरुकी दंड के दोनों तरफ एक एक वृक्क स्थित होते हैं। पर आप डायग्राम में कुछ देख रहे हैं, दायां वृक्क कुछ छोटा, बायां वृक्क कुछ बड़ा। उसके साथ साथ आप कुछ और देख रहे हो कि दायां वृक्क कुछ नीचे स्थित है जबकि बायां वृक्क कुछ ऊपर स्थित है। तब मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं आप पहले ही बता चुका हूं, डायग्राम सदैव यूं देखना है, ये लेफ्ट और ये राइट, ये बायां वृक्क, ये दायां वृक्क। दायां वृक्क बाएं वृक्क की तुलना में कुछ नीचे स्थित होता है, या आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ ऊपर स्थित होता है। उसका कारण है कि मनुष्य में जो दायां वृक्क है, जो दायां वृक्क है उसके ऊपर लीवर पाया जाता है और वो इसको हल्का सा नीचे पुश कर देता है और इसलिए दायां वृक्क कुछ नीचे जबकि बायां वृक्क कुछ ऊपर स्थित होता है। वापस सुनो, बायां वृक्क आकार में बड़ा कुछ ऊपर, दायां वृक्क आकार में छोटा व कुछ नीचे स्थित होता है। आप पढ़ चुके हो वृक्क की आकृति सेम के बीच के आकार के, वृक्क का कलर रेड कलर या लाल रंग का, वृक्क की स्थिति कहां स्थित होता है, उदर गुहा की पृष्ठ सतह में, कशेरुकी दंड के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृक्क की आउटर संरचना या वृक्क की बाहरी संरचना।
अंदर नहीं, कि अंदर क्या है, अंदर आंतरिक संरचना बाद में पढ़ेंगे, केवल पहले बाहर वाला संरचना हम पढ़ने जा रहे हैं कि वृक्क की बाहरी संरचना कैसी होती है। स्थिति आप पढ़ चुके हो, सेम के कहाँ स्थित है, किस रंग का है, कैसा कलर है, या और कैसी उसकी साइज है, या किस आकार का है, सेम के बीच के आकार का है, किस कलर का है, रेड कलर का है, कहाँ स्थित है आप समझ चुके हो, उदरगुहा में स्थित है, किस और स्थित है, पृष्ठ सतह पर स्थित है, कितने हैं, 2 हैं, कहां पर है, कशेरु की दंड के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। और अब आप पढ़ने जा रहे हो वृक्क की बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वृक्क की बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए सामने वृक्क का बाहरी उभरा हुआ जो भाग है, समझने के लिए आप इधर देखो, यह है बाहरी उभरा हुआ भाग, और इस भाग को नाम दिया है उत्तल या कॉन्वेक्स सतह। जो बाहरी उभरा हुआ भाग वृक्क का आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो नाम दिया है वो है उत्तल या कॉन्वेक्स सतह। अंदर की ओर जो धसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको नाम दिया है अवतल या कॉनकेव सतह। वृक्क का बाहरी उभरा हुआ भाग उत्तल सतह या कॉन्वेक्स, वृक्क का अंदर की ओर धसा हुआ भाग अवतल या कॉनकेव सतह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप देखिए वृक्क का अंदर की ओर धसा हुआ जो भाग है वो अंदर की ओर धस करके एक गर्त का निर्माण करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक गर्त का निर्माण करता है, और उस गर्त को वृक्क नाभि या हाइलम के नाम से जाना जाता है। उस गर्त को वृक्क नाभि या हाइलम के नाम से जाना जाता है। इस वृक्क नाभि या हाइलम वाला जो भाग होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला गर्त, ये वाला, इसको नाम दिया है वृक्क नाभि या हाइलम। इस हाइलम वाले क्षेत्र से वृक्क में ये जो दिख रही है वृक्क धमनी या रेनल आर्टरीज के नाम से आप जो सुन रहे हो, वृक्क धमनी या रेनल आर्टरी जो है इस वाले गर्त से वृक्क में प्रवेश करती है। ये देखो इधर ये प्रविष्ट हो रही, इधर से ये वृक्क धमनी ये प्रविष्ट हो रही, और इसी हाइलम वाले भाग से ये जो दिख रही है इनका नाम है वृक्कस्राव और रेनल वेंस। ये इस वाले स्थान से वृक्क से बाहर निकलती है। इसके साथ साथ ये जो निकल रही है मूत्र वाहिनी, ये भी इस वाले हाइलम वाले स्थान से वृक्क से बाहर निकलती है। तो आपके माइंड में फिर वही कि कौन अंदर प्रविष्ट हो रहा है, इस हाइलम वाले भाग से या वृक्क नाभि वाले भाग से। वृक्क धमनी वृक्क में प्रविष्ट होती है, जबकि वृक्कस्राव मूत्र वाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। वापस बाह्य संरचना एक बार रिपीट कीजिए। वृक्क का बाहरी उभरा हुआ भाग उत्तल भाग या कॉन्वेक्स, अंदर की ओर धसा हुआ भाग अवतल भाग या कॉनकेव के नाम से जाना जाता है। इसका बाहरी उभरा हुआ जो भाग है ये उत्तल, अंदर की ओर धसा हुआ भाग है वो अवतल, और अवतल भाग अंदर की ओर धस करके एक गर्त या गड्ढे का निर्माण करता है, और उस गर्त या गड्ढे को वृक्क नाभि या हाइलम के नाम से जाना जाता है। इस वृक्क नाभि या हाइलम वाले स्थान से वृक्क में वृक्क धमनी ये जो दिखाई दे रही है ये वृक्क में प्रविष्ट होती है। इसी वाले स्थान से वृक्कस्राव व मूत्र वाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। और अब ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक वृक्क को एक टोपी नुमा अंतःस्रावी ग्रंथि ढके रहती है। जिस प्रकार टोपी सर को ढकती है उसी प्रकार प्रत्येक वृक्क को एक टोपी नुमा अंतःस्रावी ग्रंथि ढके रहती है, और उस ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का पहला अंग वृक्क या किडनी आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो कि ये सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को आपने नाम दिया था उत्सर्जन तंत्र। ये तंत्र क्या, वापस सुनिए, ये तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र। इन सभी अंगों से मिलकर बना जो तंत्र है वो है उत्सर्जन तंत्र। ये सभी अंग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उनका बाहर निकलना क्या आवश्यक है, क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। जो मानव के लिए हानिकारक उन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक या जहरीले होते हैं। कैसे बने, उपापचय क्रियाओं से। किसकी उपापचय क्रियाओं से, प्रोटीन की उपापचय क्रियाओं के। प्रोटीन के अपघटन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल बने, और बने हुए ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसलिए इन्हें बाहर निकालने की क्रिया को नाम दिया था उत्सर्जन।
जिनकी सहायता से इन्हें निकाला जाता है उनका नाम है उत्सर्जन अंग, और सभी उत्सर्जी अंग मिलकर के जो निर्मित करते हैं उसका नाम दिया है उत्सर्जन तंत्र। और उन तंत्रों में या उत्सर्जन तंत्र के जो भी अंग हैं एक एक करके आप पढ़ने जा रहे हैं। पहला आपने पढ़ा वृक्क, पहले आपने पढ़ी वृक्क की बाह्य संरचना। बाहर से वृक्क कैसा है, सेम के बीज की आकृति का है, कलर में कैसा है, रेड कलर या लाल रंग का है। फिर आपने देखा कि कहां स्थित है, उधर गुहा में स्थित है। कौन सी सतह पर स्थित है, पृष्ठ सतह पर स्थित है। कहां पर, कशेरुकी की दंड के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। पर आपने बाह्य संरचना में पढ़ा कि बाहरी उभरा हुआ भाग उत्तल, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग अवतल। अवतल जो भाग है उसे नाम दिया है, अवतल भाग अंदर की ओर धंस करके जो गर्त या गड्ढा बनाता है, ये जो दिखाई दे रहा है, उसको नाम दिया है वृक्क नाभि या हाइलम। हाइलम वाले स्थान से क्या होता है, यहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है, जबकि वृक्क स्राव में मूत्रवाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। और प्रत्येक वृक्क को ये जो दिखाई दे रही है एक अंतःस्रावी ग्रंथि टोपीनुमा ढके रहती है, और इस टोपीनुमा ढके रहने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है।